इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एंड्रिया, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। लेकिन उसी वक्त वो किसी डिटेक्टिव रॉलिंस को कॉल करके ये बता रही होती है कि उसकी जान को खतरा है और वो उसे पिक करने आ जाए। यही दिखाया जाता है कि एंड्रिया बिल्कुल डर रही थी और किसी तरह से वो लिफ्ट में पहुंच जाती है। लिफ्ट के अंदर जाती जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा होता है तब वो उसे कॉल आता है जो कि एक ब्लॉक नंबर से था। उस कॉल को रिसीव करने के बाद अचानक एंड्रिया को क्या हो जाता है, वो डरने लगती है और इसके बाद ऐसा लगता है कि वो लिफ्ट नीचे गिरने वाली है। और एंड्रिया को ऐसा लग रहा होता है कि लिफ्ट के द्वार करीब आ रहे हैं और उसके अंदर वो फंस के मरी जाएगी। और बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है और इसी के साथ एंड्रिया की मौत हो जाती है। लेकिन एंड्रिया के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कहानी है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी 8 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है जेनी, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड जिना की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में पहुंच जाती है और जिना उसे बताती है कि उसका हस्बैंड ब्रायन भी यहाँ आया हुआ है। अब ये जानने के बाद जेनी थोड़ी सी टेंस दिख रही थी और हमें ये पता चलता है कि 3 महीने पहले दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जेनी इस पार्टी में आती है और ये पता चलता है कि ब्रायन और जेनी अभी भी एक दूसरे को मिस करते हैं। यहाँ जिना का हस्बैंड स्कॉट जेनी से कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो आने वाली है और जिस वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन को बुला लिया था वो बुरा ना माने। और इसके बाद तभी जिना जेनी को एक आदमी से मिलाता है जिसका नाम है डॉक्टर कॉलिंस। जिना डॉक्टर कॉलिंस की इतनी तारीफ कर रही थी और कहती है कि ये शहर के बेस्ट साइकोथेरेपिस्ट है और उनकी थेरेपी की वजह से उनके लाइफ में बहुत सुधार हुआ है। जिसके बाद जेनी इस डॉक्टर से मिलने के बाद काफी दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर जेनी वहां से चली जाती है। जेनी इस पार्टी के कोने में बैठकर वो वाइन पी रही होती है। तभी वो डॉक्टर उसके पास आकर उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो वो उससे कंसल्ट करे। ये कहकर कॉलिंस वहां से चला जाता है। अब कहानी 2 हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहां जेनी अपनी बेस्ट फ्रेंड जिना से मिलती है और ये पता चलता है कि जेनी पूरी तरह से डिमोटिवेट है अपने डिवोर्स को लेकर और खासकर उस पार्टी में जाने के बाद वो पूरी तरह से दुखी थी कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। अब जिना जेनी की इस हालत को देखकर वो उसे सजेस्ट कर देती है कि क्यों ना वो डॉक्टर कॉलिंस के साथ एक थेरेपी सेशन कर ले। इससे ये पता चल जाएगा किस वजह से वो दुखी रहती है और शायद उसका काम भी बन जाए। अब ये सुनने के बाद जेनी पहले मना करती है, लेकिन जिना के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो आखिरकार मान जाती है और डॉक्टर कॉलिंस के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। अब अगले समय दिखाया जाता है जहां जेनी डॉक्टर कॉलिंस के सेंटर में पहुंच जाती है और यहाँ उसके एक सेक्रेटरी जो कि पागल जैसे दिख रही होती है वो जेनी से कहता है कि डॉक्टर कॉलिंस उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद जेनी डॉक्टर कॉलिंस से मिलता है और फिर जेनी अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रही होती है ताकि कॉलिंस से पता कर पाए कि वो किस वजह से नाखुश है। यहाँ जेनी बताती है कि 6 महीने पहले उसका मिसकैरेज हो गया था और इसके बाद ब्रायन पूरी तरह से निराश हो चुका था और उससे बात करना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसने ब्रायन से डिवोर्स लिया था ताकि दोनों अलग होकर अपनी जिंदगी में फोकस कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जिसके जवाब में कॉलिंस ये कहता है कि हमारी जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि दुख दर्द पीड़ा से भरा होता है, लेकिन एक समय के बाद हमें मूव ऑन करना चाहिए और यही जिंदगी है। इसी तरह के अलग अलग ट्रॉमा को भुलाने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हिप्नोथेरेपी और ये हर पेशेंट पर काम करता है और सबसे इफेक्टिव है। जिसके जवाब में जेनी कहती है कि वो इसके बारे में सुना तो है लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो अपना कंट्रोल किसी और को दे दे। लेकिन कॉलिंस जेनी को समझा रहा होता है कि इससे उसे राहत मिल सकता है और वह फिर से खुश हो सकती है। जिसके बाद जेनी मान जाती है और फिर सेशन शुरू हो जाता है, जहां जेनी आंख बंद करने के बाद ऐसे कई तरह की चीजें दिखाई देता है और फिर सेशन कंप्लीट हो जाता है और जेनी को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। जिसके जवाब में कॉलिंस कहता है कि उसने कहा था कि सबसे इफेक्टिव इलाज है। उसी रात जब जेनिफर सो रही होती है तभी उसे एक सपना दिखाई देता है और उस सपने में वो देखती है कि वो डॉक्टर कॉलिंस के साथ बेड पे रोमांस कर रही है और ये करते उसे खुश हो रहा है और डॉक्टर कॉलिंस उसे बता रहा होता है कि वो कितनी खूबसूरत है। जिसके तुरंत बाद वो जग जाती है और वो सोच रही होती है कि उसके सपने में डॉक्टर कॉलिंस क्यों आ रहा है, जिसे वो इग्नोर कर देती है। और इसके बाद अगले सुबह वो एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है कुछ सामान खरीदने। तभी वो मिल जाती है कॉलिंस से और कॉलिंस उसे देखकर काफी खुश होता है, जहाँ जेनी कॉलिंस को ये बताती है कि उसे जॉब मिल चुका है और उसके थेरेपी से उसे काफी फायदा हुआ है। जिसका जवाब में कॉलिंस कहता है कि एक कॉफी पीकर वो इस बारे में सेलिब्रेट कर सकती है। इसके लिए जेनी राजी हो जाती है और फिर दोनों कॉफी पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जेनी बताती है कि अब वो आगे ब्रायन के साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहती है। इसी के साथ ही जेनी कॉलिंस से पूछ लेता है उसकी जिंदगी के बारे में और उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में। जिसके बाद कॉलिंस बताता है अपनी बचपन की जिंदगी के बारे में। उसका गुरु जेवियर सुलिवन है जिससे उसने हिप्नोथेरेपी सीखा है और इसका इस्तेमाल वो पेशेंट की भलाई के लिए करता है। साथ ही साथ वो बताता है कि उसकी बीवी थी जिसका नाम है एमी, जो कि 2 साल पहले गुजर गई है और अब भी वो अपने बीवी को मिस करता है। ये सुनने के बाद जेनी थोड़ी सी इमोशन दिख रही थी। जिसके बाद कॉलिंस जेनी को बताता है कि उसे भी अब ब्रायन के साथ उसका रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए। इसके लिए वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो उसे बुलाकर घर में उसे खाना खिलाए, जिसके बाद दोनों के बीच शायद कनेक्शन बढ़े और उनका ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अब ये सुनने के बाद जेनी को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है और उसे ये ट्राई करना चाहिए। फिर उसी रात जेनी ब्रायन को अपने घर बुला लेती है और इसके लिए वो स्टोर में जाती है कुछ शॉपिंग करने के लिए ताकि वो ब्रायन के लिए खाना बना सके और ब्रायन भी ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है।
लेकिन तभी जेनी के फोन पे एक ब्लॉक नंबर से कॉल आता है जो कि इस फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। और इस कॉल को रिसीव करने के बाद पता नहीं जेनी को क्या हो गया था, वो पत्थर जैसी खड़ी थी। और फिर दिखाया जाता है अपने घर पे, जहाँ पे टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था और उसे कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि ब्रायन बेहोश होकर नीचे पड़ा हुआ है, जिसे देख कर डर जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब तक एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंच जाती है। अगले सुबह जीना जेनी से मिलने आती है और कहती है कि शायद ये एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टर का कहना होता है कि उसने ऐसा कुछ खाया जो कि उसे नहीं खाना चाहिए था। बेसिकली सीसम ऑयल, जिससे बना हुआ खाना खाने से उसे एलर्जिक हो जाता है और उसकी जान भी जा सकती है। ये जेनी को पता था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो गया। जेनी कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। फिर जिना कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी। अगली सुबह जेनी अपने किचन के वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक कैरी बैग मिल जाता है जो कि पिछली रात उसी स्टोर से सामान भरकर लाई थी। और यहाँ उसे कैश मेमो मिल जाता है और इस कैश मेमो को देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि सामानों के लिस्ट में उसमें सीसम ऑयल था। अब ये देखकर जेनी चौंक जाती है, क्योंकि वो जानबूझकर वो सीसम ऑयल क्यों खरीदेगी, क्योंकि उसे पता है कि इसका बना हुआ खाना ब्रायन की जान ले सकती है। फिर जेनी याद करने की कोशिश करती है कि पिछली रात किसका कॉल आया था, जहां उसे याद आ जाता है कि वो कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर कॉलिंस था, जो उसे अपने कुछ कोड वर्ड में बता रहा था, जिसके बाद पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया था और जानबूझ के ऐसा किया। और फिर उसी ऑयल से उसने खाना बनाकर ब्रायन को खिलाया था और फिर ब्रायन वो खाना खाकर वो बेहोश हो गया था। और इसके बाद तुरंत वो अपना लैपटॉप खोलकर डॉक्टर कॉलिंस के बारे में वो सर्च करने लग जाती है। तभी उसे कुछ चौंकाने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, और स्पेशली लड़कियां जिसके साथ उसने हिप्नोसिस का गलत इस्तेमाल किया है, और कई लड़कियां सुसाइड भी कर चुकी थी। लेकिन इनमें से एक लड़की जिसका नाम है एंड्रिया बोमन, जो कि इस फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था, उसने पहले स्टैंड लिया था कि डॉक्टर कॉलिंस को सबके सामने वो नंगा करेगी। लेकिन इसके बाद एंड्रिया के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा है। और इसी के साथ जेनी को पता चलता है कि इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है डिटेक्टिव कॉलिंस, जो कि एंड्रिया फिल्म की शुरुआत में कॉल कर रही थी उसे बचाने के लिए। अब ये सब देखकर जेनी पूरी तरह से डर रही थी। फिर जेनी इन सारी चीजों को वो प्रिंट आउट करके वो जीना के पास चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर कॉलिंस कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन ये सब देखने के बाद जीना का रवैया कुछ और ही था। वो बिल्कुल डॉक्टर की अंधभक्त बनी हुई थी और किसी भी कीमत में विश्वास करने से तैयार नहीं थी। लेकिन जब जेनी अपना वो कैश मेमो दिखाती है, जिसे वो जिना को दिखाकर कहती है कि उसे नहीं पता है कि उसने सीसम ऑयल क्यों खरीदा था, क्योंकि उस कॉल को आने के बाद वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसने क्या किया। वो इतना कह सकते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी वो मानती है कि उसने सब कुछ किया है और आज ब्रायन का ये हालत है। जिसे देखने के बाद जीना समझ जाती है और वो कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। इसके बाद जीना और जेनी डिटेक्टिव रोलिंस से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और एंड्रिया के केस के बारे में पूछने लगती है, जिसको जब रोलिंस से कहता है कि वो दोनों एंड्रिया के केस में क्यों इंटरेस्ट ले रही है। फिर जीना बताती है कि वो दोनों कॉलिंस के पेशेंट हैं। अब ये जाने के बाद रोलिंस थोड़ा सा स्ट्रेंज दिख रहा था और वो एंड्रिया के केस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि एंड्रिया की मौत हार्ट अटैक से हुई है, टेक्निकल रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन उसे पता चलाता है कि वो कॉलिंस का पेशेंट था और कॉलिंस ने उसके साथ हिप्नोसिस का गलत इस्तेमाल किया है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा कोई गवाही नहीं था जिसके बेसिस पर कॉलिंस को अरेस्ट किया जा सके। इसके बाद रोलिंस दोनों को एंड्रिया का फोटो दिखाती है मौत का वक्त, और वो बिल्कुल अजीब तरह से दिख रही थी। जिसके बाद रोलिंस एक वीडियो फुटेज को चला देता है जो कि इस फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था एंड्रिया के साथ उस लिफ्ट में क्या हुआ था, जहां रोलिंस बताता है कि एक ब्लॉक नंबर से कॉल आता है, जिसके बाद वो अजीब तरह से हरकतें करने लगी। यहाँ जीना रोलिंस से पूछती है कि एंड्रिया इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, जिसके जवाब में रोलिंस से कहता है कि हर इंसान का कुछ न कुछ डर होता है और उसी डर का कॉलिंस फायदा उठाता है। जिसके बाद रोलिंस दोनों को ये सजेस्ट करता है कि वो अपना थेरेपिस्ट बदल ले। फिर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और यहाँ जीना जेनी से ये कहती है कि एक हफ्ते पहले डॉक्टर कॉलिंस ने उसका हिप्नोटाइज किया था, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ डर थे जो वो उससे आजाद होना चाहती थी। जिसके जवाब में जेनी कहती है कि अगली बार से वो कोई सेशन दोनों नहीं करेंगे और उस इंसान से दूर रहेंगे। फिर जेनी जीना से ये कहती है कि वो उसे रात को मिलेगा, फिलहाल उसे ऑफिस जाना है। जिसके बाद दोनों अलग होकर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ आता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद जीना को रोलिंस की तरफ से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्कॉट और जीना एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद जेनी डर जाती है और उसी स्पॉट तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीना के केस के बारे में बात करने के लिए डिटेक्टिव रोलिंस कॉलिंस के पास पहुंच जाता है, जीना की मौत के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे साला कॉलिंस ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और इसी के साथ वो रोलिंस को बताता है कि वो पेशेंट के साथ जो भी डिस्कस करता है वो किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करता। अगर उसके पास सबूत है तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है, जो रोलिंस के पास नहीं था। लेकिन जाते जाते डिटेक्टिव रोलिंस कॉलिंस को ये वार्न करके जाता है कि जिस दिन उसके हाथ में कुछ लग गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर रोलिंस वहाँ से चला जाता है। अब तक जेनी के साथ बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों हो रहा था। लेकिन अब तक वो समझ चुकी थी कि कॉलिंस उसका पीछा कर रहा है और उसे पता चल गया था कि उसने जीना को सब कुछ बताया है।
तभी कॉलिंग बेल बजता है और उसे लगता है कि शायद रॉलिंस आया होगा, लेकिन वहाँ पे कॉलिंस पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिंस जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस जाता है और चिल्ला के ऐसा कुछ बात बताता है जिसे सुनने के बाद जेनी एकदम पत्थर जैसे बन जाती है और हिल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ कॉलिंस उसे बता रहा होता है कि उसने ऐसा क्या गलती कर दिया जिस वजह से वो सेशन लेना बंद कर दिया और उसके खिलाफ वो साजिश कर रही है। यहाँ कॉलिंस उसे सच बता रहा होता है कि जब से उसने उस पार्टी में देखा था तब से उसका इरादा बदल चुका था और वो उसे अपना बनाना चाहता है और उसके सपने के भी जो कोई भी आएगा वो उसे मार डालेगा। इसी के साथ कॉलिंस जेनी को बताता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है जो कि आगे जाके उसे पता चलेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉलिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अकेला था, लेकिन तभी कॉलिंस का वो पागल वाला सेक्रेटरी रॉलिंस के ऊपर हमला करता है चाकू से, जिससे रॉलिंस घायल हो जाता है। वो रॉलिंस को जान से मारना चाहती थी, लेकिन एन वक्त पर रॉलिंस एक बॉक्स से उसके सर पर मारता है, जिससे वो लड़की वही मर जाती है। जब जेनी को इसके बारे में पता चलता है वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो बताती है कि कॉलिंस उसके घर पे आया था और उसने बताया था कि उसका एक सपना है और उसके सपने के बीच जो कोई भी आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसलिए उसके ऊपर हमला कराया था। रॉलिंस ये सब कुछ समझते हुए कहता है कि कॉलिंस बहुत ही स्मार्ट है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। यहाँ जेनी रॉलिंस से रिक्वेस्ट करता है कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कई थेरेपिस्ट होते हैं जो मुजरिमों का नार्को टेस्ट करते हैं, वो भी एक तरह का हिप्नोसिस ही है। जेनी चाहती है कि एक बार फिर से कोई उसके हिप्नोसिस करे और ये पता करे कि कॉलिंस के उसके दिमाग में क्या डाला है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा उसे जो अजीब अजीब सपने आते हैं जो कि उसे लगते हैं कि उसके हैं, एक्चुअल में उसका प्लान क्या है ये जानने के लिए जरूरी है। रॉलिंस इसके जवाब में कहता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी तरह से कुछ गलत हो गया तो वो पूरी तरह से पागल भी हो सकती है। जेनी का रिस्पॉन्स होता है कि वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो जानकर रहेगी कि कॉलिंस उससे क्या चाहता है। जिसके बाद रॉलिंस मान जाता है और कहता है कि वो अपने एक थेरेपिस्ट से उसका रिकमेंडेशन वो कर देगा। अगले सीन में एक और थेरेपिस्ट को दिखाया जाता है जो कि रॉलिंस की तरफ से जो रिकमेंड किया गया था, जो बताती है कि कॉलिंस ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या सजेशन डाला है जिसके बारे में हमेशा उसे ख्याल आता रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोशिश करेगी कुछ काउंटर सजेशन डालने के लिए, ताकि कॉलिंस जब इसका इस्तेमाल करे तो जेन अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इससे वो बाहर निकल सके। और इसके बाद सेशन शुरू हो जाता है और जेन को कुछ दौरा पड़ रहे होते हैं, जिसके बाद जेन अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो अपने सपने में एक घर को देखता है और वो घर था जेवियर सुलिवान का, जिसके बारे में कॉलिंस ने बताया था कि वो उसका गुरु है। जिसके बाद किसी तरह से उसे वापस लाया जाता है और उसकी हालत को देखकर वो थेरेपिस्ट कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा है, क्योंकि कॉलिंस ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन डाला है और इसी वजह से उसे इस तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन इसी के साथ उसने कुछ काउंटर सजेशन डाल दिया है ताकि इसका वो सामना कर सके। इसके बाद जेनी जेवियर सुलिवान नाम के जो आदमी को उसने सपने में देखा था उसके एड्रेस को वो इंटरनेट से ढूंढ लेता है और वो रॉलिंस को बताता है कि वो वही जा रहा है। रॉलिंस उसे वार्न करता है कि अकेला नहीं जाने के लिए, लेकिन जेनी रॉलिंस का कोई बात को नहीं मानती और वो सीधा उस घर तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत घर था। घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है एक फोटो में जहाँ डॉक्टर सुलिवान के साथ एक बच्चा था। इसके साथ ही वो देखती है कि कॉलिंस के साथ उसका बीवी का एक फोटो था। उसी बात कॉलिंस पीछे से आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर सुलिवान उसका पिता थे और उसने सारा हिप्नोसिस अपने पिता से सीखा है, जो कि उसके गुरु के समान है। इसके साथ वो बताता है कि उसकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है और वो भी है। लेकिन इससे पहले जेनी कुछ कह सके कॉलिंस उसे कहता है सो जाने के लिए और जेनी बेहोश हो जाती है। जब जेनी जगती है वो रेड कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी और कॉलिंस उसके हाथ में नेल पॉलिश लगा रहा था। वो एक बार फिर से पत्थर जैसे बन चुकी थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसे समझ आ चुका है कि ये सारी यादें जो उसकी बीवी का है उसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, क्योंकि वो अपने बीवी का दर्जा उसे देना चाहता है और उससे वो शादी करना चाहता है। जिसके जवाब में कॉलिंस कहता है कि उसने बहुत देर से इसके बारे में जाना है, अभी तो वो पूरी तरह से उसके वश में हो गई है। जहां कॉलिंस जेन की तरफ देखकर कह रहा होता है कि अब वो उसकी जिंदगी से कभी जाने नहीं देगा, लेकिन तभी रॉलिंस घर के अंदर एंट्री होता है और दरवाजा बंद होते ही जेनी का भ्रम टूट जाता है और कॉलिंस एक बार फिर से कमांड देकर वो जेनी को लॉक कर देता है। जेनी चिल्लाते हुए रॉलिंस को बुला रही थी। रॉलिंस अपना गन लेकर वो जेनी को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ जेनी अपना विल पावर का इस्तेमाल करती है, जैसे कि उस थेरेपिस्ट ने उसे बताया था, और इसके बाद वो कैद से बाहर हो जाती है। इधर पीछे से कॉलिंस रॉलिंस के ऊपर हमला करता है एक रॉड से और उसको बुरी तरह से पीट रहा होता है। तभी वहाँ पे जेनी पहुंच जाती है और रॉलिंस जेनी से कहता है कि नीचे पड़ा हुआ उसका बंदूक इस्तेमाल करने के लिए, और तभी कॉलिंस जेनी से कहता है सो जाने के लिए। वो फिर से बेहोश हो रही थी, लेकिन अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे बंदूक की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद वो बंदूक उठाकर शूट कर देता है और सीन यही कर जाता है। इसके बाद जब जेनी जगती है तो रॉलिंस उसे उठा रहा था और रॉलिंस उसे कहता है कि सब खत्म हो चुका है, उसने सही निशाना लगाया और कॉलिंस मर चुका है। जिसके बाद रॉलिंस गले लगाकर उसे कह रहा है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, और इसके साथ ही वो एक वर्ड का इस्तेमाल करता है जो है माई लव। तभी जेनी को याद आ जाता है जो कि उस थेरेपिस्ट ने कहा था कि अगर कॉलिंस माई लव वर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो और कोई नहीं बल्कि कॉलिंस है। अब ये देखकर उसे याद आ जाता है और फिर पता चल जाता है कि वहाँ पे रॉलिंस नहीं बल्कि कॉलिंस है। वो कॉलिंस को बताता है कि वो इसकी जान नहीं है और किसी चीज से उसके सर पे मारता है और वहाँ से भाग जाती है।
जिसके बाद कॉलिंस उसका पीछा कर रहा होता है और भागते हुए जेनी एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है रोलिंस जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। मतलब जेनी ने जो गोली चलाया था वो एक्चुअली रोलिंस को लगा था। यहाँ जेनी रोलिंस से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और रोलिंस जेनी को बताता है कि उसके एंकल में एक बंदूक है उसका इस्तेमाल करने के लिए। तभी दौड़ते हुए कॉलिंस वहां पहुंच जाता है और जेनी बंदूक लेकर उसके ऊपर शूट करता है, जिसके बाद कॉलिंस वही मारा जाता है। अब कहानी 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जेनी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और सब कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा था। लेकिन जेनी की जिंदगी में अभी भी एक दुख था और वो है ब्रायन, जो कि अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया। लेकिन जेनी दुआ करती है कि एक दिन ब्रायन जरूर इस कोमा से बाहर आएगा। इसके बाद जेनी रोलिंस से मिलने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि रोलिंस का प्रमोशन हो चुका है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और रोलिंस इसे अप्रिशिएट करते हुए उसे एक गिफ्ट देता है। जिसके बाद जेनी रोलिंस के आने वाले करियर के लिए उसे शुभकामना देकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और उस गिफ्ट को खोलकर देखती है, जो कि बेसिकली एक टेक्स्ट था स्लीप हिप्नोसिस से रिलेटेड। ये देखकर जेनी स्माइल कर रही होती है और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।